जब हम भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को देखते हैं तो कई बड़े साम्राज्यों के नाम सामने आते हैं, लेकिन मौर्य साम्राज्य की बात ही कुछ और है। ये वो पहली ऐसी सुपर पावर थी जिसने लगभग पूरे भारत को एक झंडे के नीचे ला दिया और जिसका असर ग्रीस से लेकर श्रीलंका तक महसूस किया गया। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए चलिए एक नंबर से शुरू करते हैं। एक ऐसा आंकड़ा जो दिमाग घुमा देता है। सोचिए जरा, सिर्फ एक लड़ाई के बाद 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया था। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, बल्कि ये उस नाटकीय कहानी की शुरुआत है जो सत्ता, क्रूरता और बदलाव के इर्द गिर्द घूमती है। और यहीं पर सबसे बड़ा, सबसे दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। आखिर कैसे एक सम्राट जिसके एक फैसले से इतनी बड़ी तबाही हुई, वो आगे चलकर दुनिया भर में शांति का प्रतीक बन गया? ये एक पहेली है और इसका जवाब हमें इतिहास की गहराइयों में ले जाएगा। तो फिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। जब सिकंदर महान शक्तिशाली नंद साम्राज्य का सामना करने से पहले ही भारत से लौट गया, तो उसने अपने पीछे एक पावर वैक्यूम छोड़ दिया था, यानी सत्ता का एक खालीपन। देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य किसी एक इंसान का काम नहीं था। इसके पीछे थी 2 लोगों की एक कमाल की जोड़ी। एक तरफ थे तेज दिमाग वाले रणनीतिकार चाणक्य और दूसरी तरफ थे एक युवा और जुनूनी लीडर चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त के अंदर के शासक को पहचाना, उसे तैयार किया और फिर दोनों ने मिलकर छोटे छोटे राज्यों को साथ लिया और विशाल नंद साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंका। अब कहानी अगली पीढ़ी पर आती है, जहां एक तरफ तो शांति का दौर था, लेकिन अंदर ही अंदर सिंहासन के लिए एक बहुत ही हिंसक और खूनी खेल शुरू हो रहा था। चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने सब कुछ ठीक ठाक संभाले रखा, साम्राज्य में शांति थी। लेकिन असली ड्रामा तो उनके 101 बेटों के बीच पक रहा था, खास तौर पर उनके सबसे महत्वाकांक्षी बेटे अशोक के साथ। अशोक को सिंहासन का असली हकदार नहीं माना जाता था, लेकिन उसने तक्षशिला और उज्जैन जैसे इलाकों में विद्रोहों को कुचलकर अपनी काबिलियत सबको दिखा दी थी। और जैसे ही पिता की बीमारी की खबर मिली, अशोक ने मौका नहीं गंवाया। उसने सीधा राजधानी पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया और फिर शुरू हुआ 4 साल लंबा एक क्रूर गृह युद्ध, जिसमें उसने अपने लगभग सभी भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। इसी वजह से इतिहास ने उसे नाम दिया चंड अशोक, यानी क्रूर अशोक। अशोक की ये क्रूरता, ये विस्तार की भूख अपने चरम पर पहुंची कलिंग के युद्ध में। ये प्राचीन इतिहास की सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक थी और कहा जाता है कि इसी एक घटना ने अशोक को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। पर क्या सच में ऐसा हुआ था? कलिंग पर जीत तो मिल गई। सैन्य नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इसकी इंसानी कीमत वो बहुत ही भयानक थी। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1.5 लाख बंदी बना लिए गए और न जाने कितने ही बेघर हो गए। अशोक के खुद के शिलालेखों के मुताबिक कलिंग में हुई इस तबाही को देखकर उसका दिल पूरी तरह से बदल गया। उसने हिंसा का रास्ता छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया और धम्म यानी नैतिकता के रास्ते पर चलने की कसम खाई। लेकिन कहानी इतनी सीधी सादी है नहीं, क्योंकि कुछ दूसरे सोर्स वो एक बिल्कुल ही अलग और कह सकते हैं कि एक ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। अशोक ने खुद क्या कहा? उसने अपने शब्द पूरे साम्राज्य में पत्थरों पर खुदवा दिए। ये एक तरह से उसका अपनी जनता के लिए ऑफिशियल स्टेटमेंट था, जिसमें वो पश्चाताप और धर्म परिवर्तन की एक जबरदस्त कहानी सुना रहा था। पर इसके उलट कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ एक दूसरी ही कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि कलिंग के बहुत बाद भी अशोक ने उन लोगों के खिलाफ भयानक क्रूरता दिखाई जो उसका या उसके नए धर्म का अपमान करते थे। यहाँ तक कि एक आपत्तिजनक चित्र बनाने पर हजारों आजीविकों को मरवा दिया और एक जैन आदमी को उसके पूरे परिवार समेत जिंदा जलवा दिया। तो ये हमें इतिहास के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या अशोक का हृदय परिवर्तन सच में हुआ था, या फिर ये एक बहुत बड़े साम्राज्य पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए एक बहुत ही चतुर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था? खैर, सच्चाई चाहे जो भी रही हो, एक बात तो तय है, अशोक ने 38 साल तक इस विशाल साम्राज्य को एक साथ जोड़े रखा। लेकिन 232 ईसा पूर्व में उसकी मौत के बाद साम्राज्य की नींव कमजोर पड़ने लगी और ये धीरे धीरे बिखरना शुरू हो गया। अशोक के बाद जो भी शासक आए वो कमजोर साबित हुए। उसका पोता दशरथ आया तो साम्राज्य पहले से ही टूट रहा था। फिर संप्रति
शालिशुक एक के बाद एक शासक आते गए और केंद्रीय सत्ता कमजोर होती चली गई, जब तक कि हम आखिरी सम्राट बृहद्रथ तक नहीं पहुंचते। तो आखिर इतना बड़ा साम्राज्य गिरा क्यों? असल में इसके कई कारण थे। एक तो इतनी बड़ी सेना और सरकारी मशीनरी को चलाने का खर्चा बहुत ज्यादा था। ऊपर से दूर के प्रांत बगावत करने लगे थे, बाहरी ताकतों का हमला भी शुरू हो गया था, और सबसे बड़ी बात, अशोक के बाद कोई भी उतना काबिल लीडर नहीं आया। लेकिन इस महान साम्राज्य का अंत किसी बाहरी दुश्मन के हाथों नहीं हुआ। आखिरी चोट वो अंदर से लगी, एक ऐसा धोखा जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। ये घटना थी 185 ईसा पूर्व की। एक मिलिट्री परेड चल रही थी और उसी परेड के दौरान आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, सबके सामने, और फिर खुद को नया सम्राट घोषित कर दिया। इस तरह 150 साल पुराने मौर्य राजवंश का अंत हुआ। और मौर्य साम्राज्य की ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या कोई ऐसी महाशक्ति जिसकी नींव ही जीत और विस्तार पर रखी गई हो, वो शांति का रास्ता अपनाकर जिंदा रह सकती है, या फिर जैसे ही विस्तार रुकता है उसका पतन होना तय है?